नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग राजनीतिक बहस में बहुत होता है और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही है। राष्ट्रवाद पर हम बात करने से पहले ये समझते हैं कि राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है, और राष्ट्र राज्य क्या होता है, जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। राज्य से अभिप्राय पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि राज्य एक जो राजनीतिक टर्म है। यहाँ राज्य का मतलब प्रांत से नहीं है, ये ध्यान रहे, जैसे स्टेट से है। तो जब हम किसी भी देश को या मानव समूह में स्थापित किसी संगठन को जब राज्य का नाम देते हैं तो उसमें चार बातें स्पष्ट होती हैं कि उसका अपना एक निश्चित भूभाग होगा, उसकी अपनी एक जनसंख्या होगी, सरकार होगी, वहाँ संप्रभुता होगी। जब ये चार एलिमेंट मिल जाते हैं किसी संगठन में, तब हम उसे स्टेट की संज्ञा देते हैं कि वो एक राज्य है। फिर बात आती है कि राज्य राष्ट्र कैसे बन जाता है या राष्ट्र क्या है। जब राज्य में रहने वाले लोगों का अपने देश के प्रति एक लगाव विकसित हो जाता है, राष्ट्रहित की भावना उसके दिल में आने लगती है, देश के लिए न्योछावर होने का भाव जब पैदा हो जाता है और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव कायम हो जाता है और उनके दिमाग में सबसे पहले देश का हित या राष्ट्र का हित आ जाता है और वो अपनी पहली पहचान अपने देश को समझने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि वह जो राज्य है वो राष्ट्र बन गया है। राज्य और जो राष्ट्र हैं वो आमतौर पर आज के दौर में परस्पर पूरक हैं, या पूरक कह के मतलब समवर्ती हैं, एक दूसरे के पर्याय के तौर पर प्रस्तुत होते हैं। इसलिए राष्ट्र राज्य शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है। और एक राज्य के राष्ट्र बनने में दोनों तरफ से प्रोसेस होती है। पहले जब स्टेट है, जो राज्य है, उसकी जो सरकार है, वो अपनी जन कल्याणकारी सुविधाओं के जरिए, सेवाओं के जरिए लोगों के जीवन में सहूलियत देती है, उनके जीवन को आसान बनाती है। तब लोगों का भी अपने शासन के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति भरोसा कायम होता है और वो उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास में ऐसा नहीं है कि केवल राज्य ही राष्ट्र की तरफ या स्टेट की तरफ या व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि व्यवस्था भी, सिस्टम भी, सरकार भी अपनी वेलफेयर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निचले स्तर तक पहुंचाती है। तो ये एक दो तरफा प्रोसेस है राष्ट्र राज्य की। तो आमतौर पर राष्ट्र और राज्य को एक समवर्ती या पर्यायवाची के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाता है, और मोटे तौर पर ऐसा है भी। भारत एक स्टेट भी है तो भारत एक नेशन भी है। लेकिन दुनिया में आपको ऐसी भी प्रवृत्ति मिलेंगी जिसमें ये दोनों साथ साथ नहीं हैं। जैसे
हमारे यहाँ कश्मीर का मामला है। एक स्टेट के रूप में तो वो भारत की जनसंख्या का हिस्सा भी हैं, भारत की सरकार का वहाँ कानून भी लागू होता है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो भावनात्मक लगाव है वो भारत के साथ नहीं है। तो वो राज्य का हिस्सा हो गए लेकिन राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन पा रहे। इसी तरह से जैसे इराक है, उसमें कुर्द हैं, वो अपने आप को राष्ट्र के रूप में तो मानते हैं खुद को कि भाई हमारी अपनी एक संस्कृति है, हमारा अपना एक समूह है, लेकिन उनके पास राज्य नहीं है। इसी तरह का उदाहरण आपको श्रीलंका में तमिलों के मामले में था। वो अपनी एक राष्ट्रीय पहचान रखते थे और वो ये चाहते थे कि हमें एक राज्य मिल जाए और हम उसी को राष्ट्र के रूप में बना लें, लेकिन उन्हें राज्य नहीं मिल पाया। प्रभाकरण के नेतृत्व में तमिलों का एक लंबे समय तक श्रीलंका में आंदोलन चला था। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां एक राष्ट्र के भीतर ही कुछ लोग अलग देश की भावना रखते हैं और अपने आप को एक राष्ट्रीय भावना, जो मूल राष्ट्रीय भावना है, उससे पृथक एक समुदाय और एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके पास स्टेट नहीं है। इसी तरह का उदाहरण कुछ उन NRI या जो प्रवासी जो लोग हैं, जो किसी भी देश के प्रवासी, भारतीय भी हो सकते हैं, कोई और देश के भी हो सकते हैं, तो वो दूसरे देशों में रहते हैं लेकिन उनका अपने देश के प्रति लगाव होता है। वो इस स्टेट के पॉपुलेशन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इसके लिए काम करते हैं। जैसे अमेरिका में जो भारत से दशकों पहले चले गए लोग, वहीं बस गए, वहीं की नागरिकता ले ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो भारत के हित में काम करते हैं। जो भी उनकी मदद होती है भारत के मामले में वो करते हैं। भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए वो अपनी वहाँ की सरकारों पर प्रेशर बनाते हैं। इसका एक उदाहरण जो 2005 में भारत अमेरिकी परमाणु समझौते में आया था, वहाँ एक सरदार जी हैं अमेरिका में, चरणजीत सिंह अटवाल। तो उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु समझौता है उसको हकीकत में बदलने के लिए चरणजीत सिंह अटवाल ने वहाँ का जो बुश सरकार थी डेमोक्रेट्स की, उस पर काफ़ी प्रेशर बनाया या उनको उस सहमति तक ले जाने में उन्होंने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका अदा की। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका भारत के प्रति लगाव था। वो पंजाब से निकला था, पंजाब भारत का हिस्सा है। और फिर बाद में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। तो ऐसा में एक उदाहरण नहीं है, बहुत से उदाहरण वहाँ हैं। तो ये लोग तो यहाँ न तो उन पर यहाँ के कानून लागू होते हैं, न उनके पास यहाँ की नागरिकता है, लेकिन भावात्मक जुड़ाव उनका भारत के साथ है। तो राष्ट्र और राज्य समवर्ती होते हुए भी कई मामलों में ये अपवादिक और अलग अलग भी हो जाते हैं। तो ये तो बात रही थी कि राज्य और राष्ट्र का अंतर क्या है। अब बात आती है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक विचार है, एक विचारधारा है जो इस बात पर बल देती है कि लोगों का अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति लगाव होना चाहिए, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना चाहिए, राष्ट्र सबसे ऊपर है, व्यक्ति का स्थान उसके बाद में है। ये सब बातें हैं, ये राष्ट्रवाद का हिस्सा हैं और ये राष्ट्रवाद कहलाती हैं। जिस विचार में इन सब बातों को तवज्जो दी जाती है वो विचार राष्ट्रवाद है। फिर बात आती है कि अंधराष्ट्रवाद क्या है। अंधराष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद का एक विकृत रूप है जिसमें एक राष्ट्र के लोग हैं, वो अपने ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के प्रति उनके दिलो दिमाग में कमतर होने का या नफ़रत का जो भाव आ जाता है, तब वो अंधराष्ट्रवाद होता है। तो इसमें
राष्ट्रवाद है वो अतिवाद के स्तर पर चला जाता है, जो न तो देश के लिए, उस देश के लिए अच्छा है और न ही पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता है। इसके उदाहरण जो हमें जो हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में जर्मनी और इटली में मिले हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर इतना कुछ अपने देश के लोगों का शोषण किया, अपने संसाधनों का अनुचित दोहन किया, कि वो अपने देश के लिए भी मुश्किल खड़ी कर गए और पूरी दुनिया के लिए भी संकट बनकर उभरे। तो ये राष्ट्रवाद का विचार है वो तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद जब अपने विकृत रूप में पहुंच जाता है, अंध राष्ट्रवाद, तब फिर वो मुश्किल खड़ी हो जाती है। फिर बात आती है कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। तो जो अंतर्राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद के विचार को तो स्वीकार करता है, लेकिन वो ये मानता है कि हमें अपने हर सही या गलत का जो पैमाना है वो केवल राष्ट्रहित तक ही नहीं सोचा जाना चाहिए, बल्कि हमें राष्ट्र हित से बाहर जाकर भी दुनिया का भी हित सोचना पड़ेगा। अगर हम वैश्विक हितों के प्रति सजग नहीं होंगे, उनके संरक्षण के प्रति पहल नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया संघर्ष में फंस जाएगी। क्योंकि जो दौर भूमंडलीकरण का है, जो दौर ग्लोबलाइजेशन का है, ग्लोबल विलेज बन जाने का है, दुनिया में बहुत तेज़ी से गतिशीलता आई है, राष्ट्रों का आपस में मिलना बहुत तेज़ी से हुआ है। तो इस दौर में बहुत सी समस्याएं ऐसी उभर कर आई हैं दुनिया में, जिनका जो नियंत्रण है वो किसी एक देश के हाथ में नहीं है, और उन समस्याओं का समाधान साझे प्रयासों से ही संभव है, जिसमें जो वैश्विक आतंकवाद है, परमाणु हथियारों की होड़ है, उसी में शामिल है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, वैश्विक गरीबी है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान किसी एक राष्ट्र से संभव नहीं है। उन्हें आपसी जो सहयोग है और विश्व शांति, विश्व सुरक्षा के प्रति भी उन्हें उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसलिए हम राष्ट्रवाद की उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ जाते हैं जो आगे चलकर विश्व शांति के लिए खतरा बन जाए, तो वो अपने आप में गलत है। तो यहाँ ये राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद का अंतर उभर कर आता है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जो उदार राष्ट्रवाद है उसका तो अंतर्राष्ट्रवाद से मेल खा जाता है, क्योंकि उदार राष्ट्रवाद ठीक है, आपका राष्ट्रीय हितों पर बल देता है, लेकिन वो किसी दूसरे देश के साथ घृणा या प्रतिस्पर्धा या टकराव का भाव नहीं रखता है, और वैश्विक जो मूल्य हैं उनके प्रति भी अपनी जो जिम्मेदारी को समझता है। तो लिबरल जो नेशनलिज्म है उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हार्ड है, कठिन है या कट्टर राष्ट्रवाद है, जिसे हम अंध राष्ट्रवाद भी कहते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रवाद से सीधा टकराव होता है। उसका और अंतर्राष्ट्रवाद का कोई मेल नहीं है। तो ये बेसिक बात है राष्ट्रवाद पे। और किसी भी देश में राष्ट्रवाद के विकास में कई कारक अपनी भूमिका अदा करते हैं। कुछ राष्ट्रों का निर्माण है वो धर्म के आधार पर हुआ है, जिसमें हमारे बगल में पाकिस्तान है, पश्चिमी एशिया में भी ऐसे देश आपको मिलेंगे। यूरोप में बहुत से देश हैं जिनका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। फ्रेंच बोलने वालों ने फ्रांस बना लिया, स्पेनिश बोलने वालों ने स्पेन बना लिया, इंग्लिश बोलने वालों ने इंग्लैंड बना लिया। और भी आपको भाषा के आधार पर यूरोप में उदाहरण मिल जाएंगे। तो भाषा के आधार पर भी देशों का निर्माण हुआ है, धर्म के आधार पर भी हुआ है। अपनी खास जनजाति वाले देशों ने भी राष्ट्र का निर्माण किया है। धर्म का उदाहरण जो यहूदी लोगों ने इजराइल बना लिया है। और ऐसे भी देश हैं जो
बहुल सांस्कृतिक परंपराओं को आधार बनाकर गठित हुए हैं, जिनमें भारत है उसका उदाहरण, अमेरिका उसका उदाहरण है, जिनमें किसी एक धर्म या जाति या भाषा या और किसी भी पहचान के आधार पर नहीं है, बल्कि उनकी पहचान है वो एक तरह का बहुल सांस्कृतिक जो परंपरा है उसके सम्मान का है। तो इन आधारों पर भी राष्ट्र का निर्माण होता है। किसी के अपना साझा इतिहास को आधार बनाकर राष्ट्र के रूप में एकजुट हो जाते हैं। तो ये सब राष्ट्रवाद से जुड़े बातें हैं। अगले वीडियो में हम किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।